इकाई 2.9 कहानी। टॉपिक है नई कहानी और परवर्ती विधि कहानी आंदोलन। विविध कहानी आंदोलनों के प्रवर्तक कौन कौन है? कहानी आंदोलन में नई कहानी, इसका वर्ष था 1954 और उसके प्रवर्तक थे लेखक त्रयी। कहानी, इसका समय 1960 और उसके प्रवर्तक है गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी, इसका समय 1964 पत्रिका आधार पत्रिका में आया और उसके प्रवर्तक है महीप सिंह। सहज कहानी, इसका वर्ष 1968 ये नई पत्रिका नई कहानियाँ में है और उसके प्रवर्तक है अमृत राय। समांतर कहानी 1972 सारिका पत्रिका में है और उसके प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। सक्रिय कहानी, ये आंदोलन 1979 में हुआ मंच पत्रिका में और उसके प्रवर्तक है राकेश वत्स। जनवादी कहानी 1982 और उसके प्रवर्तक है जनवादी लेखक संघ। लेखक त्रयी आया था ऊपर सबसे पहले नई कहानी में। उनमें 3 राइटर्स थे, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। इन्हीं को लेखक त्रयी कहा गया है। अब है नई कहानी। नई कहानी क्या होता है? माना जाता है कि नई कहानी पद का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने, किंतु कुछ लोग इसका श्रेय नामवर सिंह को देते हैं। मतलब कुछ लोग तो ये मानते हैं कि नई कहानी का सबसे पहले प्रयोग, जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तो दुष्यंत कुमार ने किया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये नामवर सिंह ने किया था। 1956 ईस्वी 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकला, जिसमें 18 लेखकों की कहानियां शामिल की गई। इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया। नई कहानी हो गया। उसके बाद है समय। मधुरेश के अनुसार नई कहानी का समय, नई कहानी का जो समय है मोटे तौर पर 1954 से 1963 की सीमाओं में बांधा जा सकता है। मतलब 1954 से लेके 1963, 1954 से लेके 1963 तक के समय को हम नई कहानी का समय कह सकते हैं। रामचंद्र तिवारी ने लिखा, सन 1954 की आगे की कहानी सन 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई थी। फिर कहानी और नई कहानियां क्या डिफरेंस है? कहानी पत्रिका इलाहाबाद तथा नई कहानियां दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे, जिन्होंने इस आंदोलन को गति प्रदान की। 1942 में बंद हुई कहानी पत्रिका का 1954 में पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कहानी पत्रिका के पुनः प्रकाशन के साथ ये कहा गया, आज के हिंदी भाषी के जीवन की विविधता और समस्याओं की जटिलता के हर पहलू को हिंदी कहानी ने अपने में आवेष्टित कर लिया है। शिल्प, सौंदर्य और विषय वस्तु दोनों में ही आज की हिंदी कहानी पहले की हिंदी कहानी से कहीं आगे है। राजकमल प्रकाशन ने 1960 से नई कहानियां नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। मई 1961 में इस पत्रिका के वर्षगांठ विशेषांक में आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र शीर्षक से लिखे लेख में राजेंद्र यादव ने लिखा। अब राजेंद्र यादव ने लिखा है कि कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। मतलब कथाकार कहता है कि व्यक्ति को उसकी समग्रता, मतलब उसे सारी चीज़ें देखनी चाहिए, खाली इसके गुण या अवगुण। कुछ लोग क्या होते हैं, खाली बुराइयां देखते हैं, कुछ अच्छाइयां देखते हैं। हमें उसको पूरा देखना चाहिए कि पूरा वो कैसा है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों और व्यवहारिक जीवन के तकाजों और आवश्यकताओं की संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना उसका लक्ष्य है। फिर है प्रथम नई कहानी। पहली नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह ने दादी माँ, जो शिव प्रसाद सिंह ने लिखी थी, दादी माँ को हिंदी की पहली नई कहानी और निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे, जो 1960 में आया था, उसको नई कहानी की पहली कृति, इनकी पहली पुस्तक माना है। इस विवाद में उषा प्रेमवदा कृत वापसी का नाम भी आता है। नई कहानी की परिस्थिति, अब कंडीशन कैसी थी? इस समय आज़ादी से मोह भंग होने लगा था, जिसने साहित्यकारों को निरर्थकता के बोझ से भर दिया था। तीव्र शहरीकरण होने लगा, मतलब गांव से लोग शहरों की तरफ भागने लगे। गांव से जो व्यक्ति शहर में आकर बसे, उन्हें रोजगार तो मिला, किंतु अकेलेपन और अलगाव जैसी समस्याओं ने उन्हें संबंधहीन, एकाकी व निरर्थक जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। शहरी शिक्षित मध्य वर्ग का तेजी से विकास हुआ, जो सामाजिक दायित्वों की बजाय अपनी व्यक्तिगत हितों, सपनों को लेकर ज्यादा चिंतित था। नारियां शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने लगी थी, जिसके कारण स्त्री पुरुष संबंध में बुनियादी परिवर्तन भी आने लगा। पारिवारिक ढांचा टूटने लगा और यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा। नई कहानी के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में अस्तित्ववादी विचारधारा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे उपजे भाव बोध ने नई कहानियों में अधूरेपन और विसंगति जैसे मनोभावों को महत्वपूर्ण जगह दी है। तो नई कहानी में सब्जेक्ट आने लगे, नए नए सब्जेक्ट आने लगे इस तरीके के। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी प्रवृत्तियां क्या थी? नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल। जो हमने जिया है, जो हमने भोगा है, उसी को कहानी में दिखाना।
ये कहानीकार मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या किसी भी अन्य विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं है। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि कहानी जीवन के वास्तविक अनुभवों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। मतलब जो हमें रियल एक्सपीरियंस हुए हैं, जो अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस हुए हैं, उन कहानियों से हमें उनके बारे में पता चलना चाहिए। जैसे मांस का दरिया कहानी की भूमिका में कमलेश्वर ने लिखा है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है। उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन है। मतलब जो सिटीज के अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके जीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया नई कहानी के अंदर। बड़े शहरों में मध्य वर्ग की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी, मतलब गांव से अलग होने के उनके अंदर दुख होता है, दर्द होता है, और सामाजिक संबंधों के अभाव से उत्पन्न होने वाला अकेलापन, संतरास, अजनबीपन तथा निरर्थकता का बोध। उन्हें लगता है कि उनका जीवन निरर्थक है, सुबह ऑफिस जाते शाम को घर आते, मतलब उनके जीवन में कुछ और रह ही नहीं गया, ऐसा उनको लगता है, जो शहरों में मिडिल क्लास लोग होते हैं। नई कहानी का सबसे प्रमुख विषय मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की समस्या है। जैसे जैसे प्रगति हुई तो मानवीय संबंध कमजोर हो गए, उनकी जो मजबूती थी वो खत्म हो गई, लोगों के अंदर से इमोशंस खत्म हो गए। जब ग्रामीण समाज अपने पारंपरिक ढांचे से अलग होकर शहरी मध्य वर्ग में शामिल हुआ तो संयुक्त परिवारों में बिखराव आना शुरू हो गया। ठीक है, मिक्स फैमिली कहीं मिलती ही नहीं है। पारिवारिक संबंध की उपयोगितावादी नजरिए से देखे जाने लगा। नई कहानी में रिश्तों की यह टूटन अत्यंत मुखर रूप से उपस्थित है। नई कहानी का अन्य महत्वपूर्ण विषय है नारी और पुरुष के संबंधों में आया हुआ महत्वपूर्ण बदलाव। अब नारी और पुरुष के संबंध में भी बदलाव आ गया है, वो भी एक दूसरे के प्रति इतने संवेदनशील नहीं रह गए जितने पहले हुआ करते थे। नई कहानी यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। उनका दावा है कि नैतिकता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति समाज के प्रति कितने कर्तव्य निभाता है, बाकी वो अपने निजी जीवन में कुछ भी करे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा आज के लोग मानते हैं। शिल्प के स्तर पर बड़ा परिवर्तन हुआ। कथानक का हाश, नई नई तथा विभिन्न शैलियाँ और प्रतीकात्मक, बिंबात्मक एवं लयात्मक भाषा, यह प्रेमचंद की परंपरा की बजाय प्रसाद, जिनेंद्र और अगय की परंपरा के परिमार्जन से निर्मित शिल्प है। इस आंदोलन की सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? भोगा व यथार्थ, इसमें उन कहानियों में वो चीज़ दर्शाई जाती जो व्यक्ति भोगता है, जो व्यक्ति अपनी रियल लाइफ में देखता है। तो भोगा हुआ यथार्थ के स्थान पर जल्द ही सोचा हुआ यथार्थ नजर आने लगता है। पहले तो कोशिश ये की जाती है कि कहानियों के अंदर भोगा हुआ यथार्थ मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको और रोमांचक बनाने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड बनाने के लिए उसके अंदर हम कल्पित वस्तुएं डाल देते हैं। तो सोचा हुआ यथार्थ मतलब उसमें भोगे हुए यथार्थ की जगह सोचा हुआ यथार्थ नजर आना शुरू हो जाता है। अधिकतम शहरी मध्य वर्ग का ही चित्रण, कई स्थानों पर अनावश्यक रूप से यौन प्रसंगों को कहानियों में ठूसना और दोहराव, ये नई कहानी की सीमाएं हैं। नई कहानी आंदोलन के विकास में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समांतर का विशेष योगदान है। अब इसकी कहानियां कौन सी हैं? जिंदगी और झोंक, ये अमरकांत की कहानियां हैं। मछलियां, उषा प्रियंवदा ने लिखी है। मेरा दुश्मन, कृष्ण बलदेव वैद की है। बादलों के घेरे, कृष्णा सोबती की रचना है। खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर की है। गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती की। परिंदे, निर्मल वर्मा की। समान, प्रयाग शुल्क की है। तीसरी कसम, फर्णीश्वर नाथ रेणु की है। चीफ की दावत, भीष्म साहनी की कहानी है। यही सच है, ये मन्नू भंडारी की कहानी है। दूध और दवा, मार्कंडे की कहानी है। एक और जिंदगी, ये मोहन राकेश की है। विजेता, रघुवीर सहाय की कहानी। शबरी, रमेश बख्शी की है। टूटना, ये राजेंद्र यादव की कहानी है। सेलर, ये राम कुमार की कहानी है। एक नाव के यात्री, शानी की कहानी है। नन्नू, शिव प्रसाद सिंह की है। बदबू, शेखर जोशी की कहानी है। प्रेम मुक्ति, शैलेश मटियानी की कहानी है। और भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई की कहानी। ये नई कहानी आंदोलन की कुछ कहानियां हैं जो एक संकलन में है, जिसका संपादन किसने किया था? राजेंद्र यादव ने। और संकलन का नाम है एक दुनिया समांतर। उस सब में ये सारी कहानियां सम्मिलित हैं। फिर है अकहानी, हमने पढ़ा नई कहानी, इसके बाद आता है अकहानी। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुक्तता और शिल्पगत अमूर्तता। मतलब इन कहानियों में क्या दिखाया गया है? परंपराओं को मानना ही नहीं है, समाज के रीति रिवाजों को नहीं मानना, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाना, यौन उन्मुक्तता मतलब कहीं पर भी किसी से संबंध बनाना, ये सब चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। इसमें इस प्रकार की कहानियां हैं। अकहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। ये गंगा प्रसाद विमल ने कहा। साठोतरी कहानी को, साठोतरी मतलब जो 60s में आई थी उनको साठोतरी कहते हैं। 1960s की जो कहानियां उनको साठोतरी कहानी कहते हैं। साठोतरी कहानी को डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने पहले तो समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर इसे अकहानी की व्याख्या प्रारंभ कर दी। और 1960 ईस्वी के बाद हिंदी कहानी के क्षितिज पर
अकहानी एक आंदोलन के रूप में उगाई। कुछ लोग अकहानी को नई कहानी के विकास के रूप में देखते हैं। एक और शुरुआत कहानी के आधार पर नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। कमलेश्वर ने धर्मयुग पत्रिका में अकहानी के विरोध में अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख लिखा था। यह है अकहानी। अकहानी के बाद है सचेतन कहानी। इसमें माना गया है कि नई कहानी तथा अकहानी के दौर की कहानियां संतराश और निरर्थकता का बोध को इतना ज्यादा दिखाती है कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। सचेतन कहानी संबंध और जागरूकता का समर्थन करती है। सचेतन एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है, ये महीप सिंह ने कहा था। सचेतन कहानी के बाद सहज कहानी। इस आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय थे। हालांकि उन्होंने कहा कि यह कोई आंदोलन नहीं है। सहज कहानी का दावा है कि इतने सारे आंदोलन द्वारा कहानी पर विचारधाराएं थोपे जाने के कारण वह मूल कथारस खत्म हो गया जो कहानियों का प्राण माना जाता है। अतः सहज विषयों मतलब सिंपल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सहज विषयों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। अमृत राय ने 1968 में नई कहानियां पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ किया। यह पहले दिल्ली से प्रकाशित होती थी। कहानी का लक्ष्य अपनी कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। फिर है समांतर कहानी। समांतर कहानी क्या है? इस आंदोलन के कहानीकार वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होने चाहिए, किंतु वे समाजवादियों के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार सर्वहारा एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। समांतर कथाकारों ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष और समस्याओं को पहचाना और इसकी चेतना ने उन्हें आम आदमी को साहित्य के केंद्र में लाने की प्रेरणा दी। आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें सामंतवादी, पूंजीवादी और संप्रदायवादी शक्तियों की साजिश शामिल है। समांतर कहानी में संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है। समांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है और उन्हें बेनकाब करती है। समांतर कहानी में शिल्प का आग्रह नहीं है। कहानी को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्वों, बिंब, प्रतीक आदि का निषेध है। विषय के अनुरूप भाषा रूपाकार ग्रहण करती चलती है। वह सहज, बेधक और अनौपचारिक है। आम आदमी सिर्फ आदमी है। वह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा वर्गों में बटा हुआ ना होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। ये डॉक्टर विनय ने कहा था। मध्यकालीन कवियों की तरह कमलेश्वर का यह आम आदमी भी एक निर्गुण, अमूर्त, निराकार और रूपहीन तत्व है जिसे आसानी से देख और पहचान पाना असंभव है। मतलब अगर एक आम आदमी को देखे उसे पहचानना इतना आसान नहीं है। जैसे हम भगवान को नहीं देख पाते, भगवान निराकार है, अमूर्त है, उसी प्रकार से एक आदमी की भी पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग असंभव है। सक्रिय कहानी, ये थी समांतर कहानी। सक्रिय कहानी क्या है? इसमें माना गया कि कहानीकारों को समस्याओं का निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ने का हौसला भी पाठक को देना चाहिए। मतलब हमें कोई नेगेटिव सब्जेक्ट पर हमने कहानी लिख दी तो उसका एंड ऐसा करना चाहिए कि उसको पढ़ने वाले को ये हौसला मिले कि वो भी ऐसा कर सकता है, उसको मोटिवेट करे, ना कि उसे बिल्कुल डिप्रेस कर दे। सक्रिय कहानी का सीधा मतलब है चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, उस समझ और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी, निहत्थेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सर लेती है। सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समांतर कहानी की अवधारणा को शामिल किया जाता है। अब है जनवादी कहानी। सन 1977 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई। जनवादी लेखक मंच का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी 1982 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इसी समय में कहानी रचना के क्षेत्र में जनवादी आंदोलन सक्रिय और गतिशील हुआ। यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है। यह कहानी सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देती है और किसान, मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता एवं सजगता से उभारती है। कफन और पूस की रात से जनवादी लेखन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद रामचंद्र तिवारी ने जनवादी कहानी की परंपरा के विकास में इन कहानियों को माना है। कौन सी? पर्दा यशपाल की है, गदल रांगे राघव, हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त, हंसा जाई अकेला मार्कंडे की है, चीफ की दावत भीष्म साहनी, दोपहर का भोजन अमरकांत और बोझ शेखर जोशी। इन कहानियों से जनवादी कहानी की परंपरा के विकास को माना जाता है। अब है आलोचकों के अनुसार कहानीकारों का आंदोलनगत वर्गीकरण।
सबसे पहले नई कहानी, इसमें रामचंद्र तिवारी के अनुसार और मधुरेश के अनुसार क्या है। नई कहानी में रामचंद्र तिवारी के अनुसार जो कहानीकार थे वो कौन थे? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी। ये रामचंद्र तिवारी के अनुसार नई कहानी के कहानीकार हैं। मधुरेश के अनुसार नई कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, शानी, शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर प्रसाई, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा और मनु भंडारी। अकहानी के कहानीकार रामचंद्र तिवारी के अनुसार कौन कौन है? गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा और विश्वेश्वर। और मधुरेश के अनुसार कहानी के जो कहानीकार हैं वो हैं गंगा प्रसाद विमल, राजकमल चौधरी, रविंद्र कालिया, जगदीश चतुर्वेदी और दूधनाथ सिंह। अब है सचेतन कहानी। तो सचेतन कहानी के कहानीकार रामचंद्र तिवारी के अनुसार है मधुकर सिंह, कमल जोशी, योगेश गुप्त, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान, महीप सिंह। और मधुरेश के अनुसार महीप सिंह, मनहर चौहान, योगेश गुप्त और कुलभूषण है। अब है समांतर कहानी। समांतर कहानी के कहानीकार रामचंद्र तिवारी के अनुसार है अरविंद आशीष सिन्हा, इब्राहिम शरीफ, कामतानाथ, जितेंद्र भाटिया, निरुपमा सेवती, मधुकर सिंह, मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सतीश जमाली। और मधुरेश के अकॉर्डिंग कमलेश्वर, इब्राहिम शरीफ, सेरा यात्री, मेहरुनिसा परवेज, जितेंद्र भाटिया, सुधा अरोड़ा, दामोदर सदन, आलम शाह खान, निरुपमा सेवती। और जनवादी कहानी के कहानीकार हैं रामचंद्र तिवारी के अनुसार रमेश उपाध्याय, रमेश बटरा, हेतु भारद्वाज, नमिता सिंह, असगर वजाहत, धीरेन्द्र अस्थाना, उदय प्रकाश। और मधुरेश के अकॉर्डिंग भीष्म साहनी, अमरकांत, मार्कंडे, शेखर जोशी, इज़राइल, मधुकर सिंह, रमेश उपाध्याय, काशीनाथ सिंह, विजयकांत और सतीश जनमाली।